morning students, welcome back all of you to my channel MVIC Maths and Physics। आप पढ़ रहे हैं, पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं सेल्फ इंडक्शन आप पढ़ रहे हैं। उसमें से आपने सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ा था स्वप्रेरकत्व। स्वप्रेरकत्व में आपको हम बता चुके थे स्वप्रेरकत्व या इसी को और हम क्या कहते हैं स्वप्रेरण गुणांक। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस। इसमें आपको एक फार्मूला हमने दिया था L इक्वल टू क्या N फाई अपॉन I, ये फार्मूला दिया था। और ये L जो है यहाँ पर ये क्या था स्वप्रेरण गुणांक। स्वप्रेरकत्व कहोगे या स्वप्रेरण गुणांक कहोगे। यहाँ से स्वप्रेरकत्व की एक डेफिनेशन यहाँ से निकल करके आएगी कि यदि जो हमारी मुख्य धारा है ये क्या हो 1 एम्पियर, तो ये L किसके इक्वल हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर। समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ से अगर हम स्वप्रेरकत्व की परिभाषा को परिभाषित करना चाहें क्या है, तो कहेंगे यदि कुंडली में मुख्य धारा का मान 1 हो तो स्वप्रेरकत्व कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है। ये लिख चुके थे अभी नहीं, ये लिख चुके हैं आप। तो अब इसके बाद में देखिए कि जैसे ये कुंडली है, नहीं लिखा है, चलिए अभी लिख लेंगे और समझिए इसके आगे। तो आप इसको लिख लीजिए फिर आगे बता रहे हैं। अब देखिए यदि ये परिणालिका है, ये आपकी कुंडली हम ले रहे हैं, इसमें फेरों की संख्या अगर हम n ले लें, यहाँ पर ये सेल जुड़ा होगा और साथ में क्या जुड़ा होता है, रियोस्टेट जुड़ा होता है, धारा परिवर्तक जुड़ा होता है, यहाँ पर कुंजी होती है K। ठीक है, ये RH होता है, ये मान लीजिए करंट की डायरेक्शन हो गई। तो जब इसमें धारा प्रवाहित करेंगे और धारा के मान में हम परिवर्तन करेंगे, मान लीजिए इसमें I एम्पेयर का करंट प्रवाहित हो रहा है, तो जब हम धारा के मान में परिवर्तन करेंगे, मान लीजिए डेल्टा t समय में हमने धारा के मान में परिवर्तन कर दिया डेल्टा I। ठीक है, कहने का मतलब कि न्यूमेरिकल में कैसे दिया होगा, 3 सेकंड में धारा का मान 2 एम्पियर से 6 एम्पियर हो गया है। 3 सेकंड में धारा का मान 2 एम्पियर से 6 सेकंड हो गया है, तो 3 सेकंड वो क्या हो गया डेल्टा t, और 3 एम्पियर से 6 एम्पियर हो गया है, ये क्या है डेल्टा I। तो डेल्टा I कितना हो जाएगा, 3 से 6 हुआ है, अर्थात एम्पियर में परिवर्तन कितना हुआ है 3 एम्पियर का। ठीक है, तो वो डेल्टा I निकल आएगा। तो यदि आपने यहाँ पर डेल्टा t समय में धारा के मान में परिवर्तन डेल्टा I किया है, तो जब धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तभी यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। तो मान लीजिए यहाँ पर जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है वो डेल्टा हाई हो रहा है। जब हम धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तभी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। अगर धारा केवल हम प्रवाहित करें तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन नहीं होगा, चुंबकीय फ्लक्स तो होगा। ठीक है, परिवर्तन का मतलब क्या, बल रेखाओं की संख्या में कमी या वृद्धि होनी चाहिए साथ साथ में। तो यहाँ पर अगर ऐसा हो रहा है और इसमें उत्पन्न वैद्युत वाहक बल क्या है E है। ठीक है, और फेरों की संख्या यहाँ पर कितनी है N है। तो यदि हमारी कुंडली में डेल्टा t समय में धारा का परिवर्तन डेल्टा I हो और इसमें उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई भी हो, जिससे कि कुंडली में E वैद्युत वाहक बल प्रेरित हो रहा है और फेरों की संख्या कितनी है N है, तो फैराडे के नियमानुसार यहाँ पर क्या होना चाहिए, E इक्वल टू माइनस N डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा t, ये होना चाहिए ना। फैराडे के नियमानुसार चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की समय दर प्रेरित वैद्युत वाहक बल के बराबर होती है। अभी फैराडे का प्रथम नियम पढ़ के आए हैं ना यही। ठीक है, और पहले ही हम क्या भी पढ़ चुके हैं, L इक्वल टू N फाई बी अपॉन I, ये पढ़ के आए हैं। अगर इसका थोड़ा सा हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो NI इक्वल टू N फाई बी, ये अभी हम पहले ही पढ़ चुके हैं। हम जानते हैं L इक्वल टू ये होता है, अभी पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो यहाँ से Li बराबर इतना निकल आएगा। अब यहाँ पर हम लिखवाएंगे अभी क्या कि यदि हम डेल्टा t समय में धारा के मान में I परिवर्तन करें तो फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई हो जाता है और प्रेरित वैद्युत वाहक बल E हो जाता है। तो प्रेरित वैद्युत वाहक बल E बराबर इतना हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं माइनस N, यहाँ पर डेल्टा आप यहाँ पर लिख लीजिए, इसको लिख सकते हो N फाई बी अपॉन डेल्टा t माइनस डेल्टा। अब यहाँ पर देखिए N फाई बी के स्थान पर आप क्या रख सकते हो Li। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा L और I अपॉन
डेल्टा टी। अब ये जो डेल्टा यहाँ पर हम एल के साथ लगाएंगे, आई के साथ, देखो एल स्वप्रेरकत्व तो कभी चेंज नहीं होता, किसी भी कुंडली का फिक्स होता है, तो केवल परिवर्तन किसमें हो रहा है, आई में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एल को ऐसे ही और डेल्टा लगेगा आई के साथ, डेल्टा आई अपान डेल्टा टी। अगर यहाँ से हम एल का मान निकालें तो ये पूरा मान हटेगा और इसके ई के अपान में आएगा, तो बराबर हो जाएगा माइनस ई अपान डेल्टा आई अपान डेल्टा टी। ये देखो मेन डिवाइडेशन की यहाँ पर लाइन है, यहाँ पर फिर से लिखते हैं साफ, देखिए माइनस ये ई है और यहाँ पर अपान में है इसके डेल्टा आई अपान डेल्टा टी। तो यहाँ से आप देख रहे हैं स्वप्रेरकत्व का रिलेशन निकल रहा है वैद्युत वाहक बल और धारा के पदों में। अब यहाँ से हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं स्वप्रेरकत्व को, देखिए यहाँ से अगर डेल्टा आई अपान डेल्टा टी का मान 1 एम्पियर प्रति सेकेंड हो, ये एम्पियर प्रति सेकेंड क्या है, धारा के मान में परिवर्तन, या कहोगे धारा में परिवर्तन की समय दर, इसको हम क्या कहते हैं, धारा के मान में परिवर्तन की समय दर, समय से भाग कर रहे हैं। तो यदि कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन की समय दर 1 एम्पियर प्रति सेकेंड हो जाए, यदि ऐसा हो तो L किसके बराबर हो जाएगा, E के, अर्थात कुंडली का स्वप्रेरकत्व उसमें प्रेरित वैद्युत वाहक बल के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से एक और डेफिनेशन निकल करके क्या आती है कि यदि किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन की समय दर 1 एम्पियर पर सेकेंड हो तो उस कुंडली का स्वप्रेरकत्व उसमें उत्पन्न प्रेरित वैद्युत वाहक बल के बराबर होता है। एक यहाँ से डेफिनेशन निकल करके आपकी आ जाएगी। अब न्यूमेरिकल से सारे इसी पर बेस्ड है, आप देखेंगे 50% न्यूमेरिकल इसी पर बेस्ड होंगे, तो इसको समझ लीजिए। एक आपको वैद्युत वाहक बल दिया होगा, वो क्या हो गया, ई। अब उसमें अगर एक मान दिया है, उसमें लिखा है धारा के मान में परिवर्तन की समय दर, तो उसके आगे मात्रक लिखा होगा एम्पियर प्रति सेकेंड, तो वो डायरेक्ट ये पूरा मान दिया हुआ है डेल्टा आई बटे डेल्टा टी का मान, और वो डायरेक्ट नीचे यहाँ पर रख दोगे। अगर ये नहीं दिया है तो कैसे दिया होगा, लिखा होगा कि 2 सेकंड में धारा का मान इतने से इतने हो जा रहा है, तो 2 सेकंड आपका क्या हो गया, डेल्टा टी, और धारा का मान जितना कहे कि 0 से 5 हो रहा है, तो मान परिवर्तन कितना हो गया, 5 हो गया। या कहे धारा का मान एकाएक 2 एम्पियर बढ़ जाता है, तो जब कहे 2 एम्पियर बढ़ जाता है, इसका मतलब क्या, धारा में परिवर्तन डायरेक्ट कितना है, 2। जब कहे धारा इतनी बढ़ जाती है, इतना घट जाती है, तो वो डायरेक्ट डेल्टा आई का मान है, अर्थात आई में परिवर्तन है। या फिर दिखा होगा कि 3 एम्पियर से 4 हो जाती है, तब तो परिवर्तन निकाल ही लोगे कितना होता है। तो 2 प्रकार से इसका मान दिया होगा, या डायरेक्ट दिया होगा कि धारा के मान में परिवर्तन की समय दर इतने एम्पियर प्रति सेकंड, अगर एम्पियर प्रति सेकंड मात्रक लिखा है तो वो डायरेक्ट इसका मान है, ठीक है, उठा के यहाँ रख दोगे। अगर एम्पियर अलग दिया, समय अलग दिया, तो इसका मान निकाल के यहाँ रख दोगे। तो न्यूमेरिकल इस पर बेस्ड है और बहुत ही इजी फार्मूला, वैसे ज्यादा लॉजिक यहाँ पर कुछ नहीं लगना है आपका, ठीक। तो यहाँ से एक डेफिनेशन और हम लिखवाएंगे, ये बात समझ पाए, ये तो पीछे से है, और ये आपका फैराडे का नियम लगाया, बस डेल्टा को यहाँ पर ला करके N5B की जगह Li लिख लिया हमने, ठीक। आगे बहुत ईजी है। अब यहाँ पर इसका मात्रक और विमा आप देख लीजिए। देखिए स्वप्रेरकत्व का मात्रक जो होता है हेनरी है, इसका एसआई मात्रक L इक्वल टू, आपने अभी फार्मूला पढ़ा है, E अपान डेल्टा आई अपान डेल्टा टी। इसका जो मात्रक है एसआई मात्रक वो होता है हेनरी, ठीक है। और भी मात्रक आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ये एसआई मात्रक है, हेनरी एक साइंटिस्ट है, ठीक है। और यहाँ से अन्य मात्रक अगर निकालना चाहते हैं तो देखो L बराबर, यहाँ से आपने E लिखा है, E क्या है, वोल्टेज है, ठीक है, ये प्रेरित वैद्युत वाहक बल है, डेल्टा टी से यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा और डेल्टा आई नीचे रहेगा। तो यहाँ से मात्रक क्या निकलेगा, देखो वोल्ट, और समय का मात्रक क्या, सेकेंड, और यहाँ पर एम्पियर, ये भी तो मात्रक निकलेगा, वोल्ट, और यहाँ से सेकेंड और एम्पियर, ये भी मात्रक आप लिख सकते हैं। मेन मात्रक आप हेनरी से के हेनरी, मिली हेनरी, माइक्रो हेनरी, इसका जो है अन्य छोटे मात्रक भी हो जाते हैं। तो यहाँ से हम विमा निकालेंगे, वोल्टेज की विमा याद है किसी को, नहीं याद होगी। देखिए आप विमाएं केवल वोल्टेज और इसकी प्रतिरोध की याद कर लीजिए, तो फर्स्ट फिजिक्स में सारी विमाएं निकालना है। आप जानते हैं V बराबर होता है W/Q, ये होता है। तो अगर नहीं याद है तो यहाँ पर हम रख दे रहे हैं इसकी विमा। यहाँ से क्या निकालो, देखो W क्या है, कार्य है, कार्य की विमा क्या होती है, M, L की विमा 2 और माइनस T ये होती है, और अपान Q क्या है, IT, तो AT ये विमा इसकी होती है। तो वोल्टेज की विमा निकल आती है M, L की विमा -2 और +2,
और टी की विमा हो जाएगी -3, ए की विमा -1। तो आप इसकी विमा याद कर लीजिए, वोल्टेज की, यही प्रेरित वैद्युत वाहक बल की विमा होती है। तो हम यहाँ पर इसकी विमा रख दे रहे हैं m, L की विमा 2, T की विमा -3 और A की विमा -1 अपॉन यहाँ पर एम्पियर की विमा क्या हो जाएगी A और समय की विमा यहाँ पर सेकंड की क्या हो जाएगी T। तो M, L की विमा 2 और T यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो T की विमा कितनी बचेगी -2। A ऊपर जाएगा, एक और माइनस हो जाएगा तो A की विमा हो जाएगी -2। ये हो जाएगी हेनरी की विमा, स्वप्रेरकत्व की विमा। नोट कर लीजिए, स्वप्रेरकत्व की विमा निकालने को आ सकती है, आप याद कर लीजिए स्वप्रेरकत्व की विमा। यहाँ से मात्रक आप मेन मात्रक एसआई मात्रक क्या लिखेंगे, हेनरी लिखेंगे। नेक्स्ट हेडलाइन है लंबी प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है 2 बार की लंबी प्रणालिका के लिए स्वप्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। पुराने डेरिवेशन पर डिपेंड है, थोड़ा सा देखिए। डेरिवेशन आपने किया था लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र किया था, फार्मूला किसी को याद है? नहीं याद है? कहते हैं डायरी बनाओ फार्मूले की, ये सब याद करो। अगर हमारे याद करने से काम चल जाता तो हम जरूर याद कर लेते तुम्हारे लिए। बताइए चलेगा काम? वो तो कह रहे हैं यस चलेगा। अगर हमारे याद करने से तुम्हारा काम चलता तो हम याद कर लेते। याद है हमें, याद करना क्या है? चलिए देखिए, पुरानी जो हेडलाइन आपने पढ़ा था कि प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, तो ये उसका फिगर हो गया। यहाँ से इस प्रणालिका की लंबाई है L, ये, और L लंबाई में फेरों की संख्या हम ले रहे हैं N। इसमें I एम्पियर करंट प्रवाहित हो रहा है और इसके अनुप्रस्थ काट के ये जो क्षेत्रफल है यहाँ पर, ये क्या है, A है। तो यहाँ पर एक फार्मूला डेरिवेट हुआ था प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर, यहाँ पर आया था म्यू नॉट स्मॉल n और यहाँ पर I, यहाँ पर I इसमें प्रत्येक फेरे में वैद्युत धारा, तो यहाँ पर प्रत्येक फेरे में वैद्युत धारा I है, I नॉट के लिए ये फार्मूला डेरिवेट हुआ था। यहाँ पर n था एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, स्मॉल n क्या थी, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, और I थी प्रत्येक फेरे में वैद्युत धारा। यहाँ पर तो प्रत्येक फेरे में वैद्युत धारा यहाँ पर कितनी है, I एम्पियर है। तब हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व कराते थे तो स्मॉल n का मान निकालते थे कैपिटल N बटे L। कुल फेरों की संख्या को जब हम लंबाई से भाग कर देते थे तब निकल के आता था एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। जैसे हम कहें कि यहाँ पर 2 मीटर लंबी प्रणालिका है, इसमें फेरे 100 हैं, फेरे टोटल कितने हैं 100, और प्रणालिका की लंबाई कितनी है 2 मीटर। तो अगर कहें फिर एकांक लंबाई में 1 मीटर में कितने फेरे हैं, तो 2 से इसको डिवाइड ही तो करोगे। तो ये है एकांक लंबाई में फेरों की संख्या N/L। तो ये मान हम यहाँ पर रख दें, B इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल N/L, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। तो ये आपका हो गया कुंडली के प्रणालिका के भीतर, लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। अब अगर हम कहें प्रत्येक फेरे से गुजरने वाला फ्लक्स फिर कितना है, प्रत्येक फेरे से N फेरे हैं, प्रत्येक फेरे से गुजरने वाला फ्लक्स चुंबकीय फ्लक्स हम लिखेंगे φB से। फार्मूला क्या होता है, BA, ये होता है ना, A यहाँ पर हो गया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना दिया होगा, ठीक। तो B का मान आप ये वाला उठा करके यहाँ पर रख दीजिए, म्यू नॉट N/L और IA, ये हो जाएगा φB का मान। ये सब समझ पा रहे हैं? प्रत्येक फेरे से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा तो फाई बराबर BA, ये फार्मूला पढ़ चुके हो चुंबकीय फ्लक्स का। B का मान ये हमने रख दिया जो कुंडली के भीतर उत्पन्न हो रहा है। अब ये प्रत्येक फेरे से गुजरने वाला फ्लक्स है। अगर कहें कि जितने फेरे हैं N फेरे, पूरे सभी फेरों से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, तो N से इसको गुणा कर देंगे। अतः प्रणालिका के N फेरों से गुजरने वाला कुल वैद्युत चुंबकीय फ्लक्स, कुल चुंबकीय फ्लक्स N/B हो जाएगा। N से हमको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों तरफ, म्यू नॉट, यहाँ जब N से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, N² IA अपान में
L हो जाएगा। यहां तक समझ पाए। अब I को अगर यहां से हटाएंगे, यहां अपॉन में आ जाएगा N फाई बी अपॉन I इक्वल टू, यहां बचेगा म्यू नॉट N स्क्वायर A अपॉन L, ये बचेगा ना। ये मान किसका है जानते हैं? L। हम पीछे पढ़ के आए हैं N फाई बी अपान I, यही तो पहला फार्मूला डेरिवेट होकर के आया था किसी भी कुंडली का स्वप्रेरकत्व। तो L बराबर N फाई बी अपान I, तो इसकी जगह हम L लिख सकते हैं। तो ये आ गया किसी प्रणालिका, लंबी प्रणालिका के लिए, ये आ गया किसी लंबी प्रणालिका के लिए स्वप्रेरकत्व L बराबर म्यू नॉट N स्क्वायर, जहां N क्या है, अब यहाँ पर वो एकांक लंबाई में फेरे नहीं है, कुल फेरों की संख्या है। A है इसके अनुप्रस्थ का जो क्षेत्रफल रहा होगा, और L जो होगा यहाँ पर क्या हो गया है, L है प्रणालिका की लंबाई, क्योंकि ये लंबी प्रणालिका है तो इसकी लंबाई ली जाएगी जितनी भी दी होगी। अब अगर यहाँ से हम म्यू नॉट का मात्रक निकालना चाहे, आप जानते हैं म्यू नॉट का मात्रक आया था न्यूटन प्रति एम्पियर, ये कुछ मात्रक वहां पर आया था। यहां से अगर निकालेंगे तो देखो म्यू नॉट का मात्रक क्या आएगा, ये फेरों की संख्या है, कोई मात्रक नहीं, ठीक है। ये क्षेत्रफल है और ये लंबाई है, तो क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होगा, यहाँ मीटर होगा, तो मीटर से काट देंगे, यहाँ मात्रक केवल बचेगा क्या, मीटर। मीटर यहाँ पर बचेगा ना, तो यहाँ पर हेनरी है और यहाँ पर क्या आ जाएगा, मीटर अपान में, तो हेनरी प्रति मीटर, ये आ जाएगा हेनरी प्रति मीटर। तो कहीं अगर म्यू नॉट का मात्रक हेनरी प्रति मीटर लिखा हो तो ये भी गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, ठीक है। म्यू नॉट का मात्रक अगर हम स्वप्रेरकत्व वाले लेसन से यहाँ से निकाल के रखते हैं तो आएगा हेनरी प्रति मीटर भी आएगा, ये भी मात्रक इसका सही होता है। फिलहाल ये एक्स्ट्रा वर्क आपका है कि हेनरी प्रति मीटर मात्रक याद करना, आपको मेन फार्मूला ये डेरिवेट करना था अगर कोई भी प्रणालिका दी हुई है। अब अगर ये प्रणालिका वायु में न स्थित हो, निर्वात में न स्थित हो, प्रणालिका के अंदर कोई एक रॉड डाल दी जाए, कोई एक लौह चुंबकीय पदार्थ ऐसा डाल दिया जाए जिससे इसका जो है जो चुंबकशीलता है वो म्यू नॉट के बजाय क्या हो जाए, म्यू हो जाए। म्यू नॉट किसके लिए चुंबकशीलता है, निर्वात के लिए, ठीक है। अगर इस प्रणालिका के अंदर खोखली प्रणालिका है, कोई नर्म लोहे की रॉड रख दी जाए, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, फिर आप इसके अंदर वायु था, निर्वात नहीं है, अब क्या है, नर्म लोहे की रॉड भरी हुई है, तो ये चुंबकीय जो ये है चुंबकशीलता है निर्वात की नहीं हो जाएगी, ये फिर उस पदार्थ की हो जाएगी। तो यहाँ पर म्यू नॉट की जगह क्या ले लेंगे, म्यू ले लेंगे। म्यू क्या होगी, वो जो नर्म लोहा है जो भी इसके अंदर डाला गया है रॉड, उसकी चुंबकशीलता हो जाएगी, ठीक है। तो अगर न्यूमेरिकल में आपको निर्वात की चुंबकशीलता दी है तो म्यू नॉट का मान रखोगे, अगर कोई इसके अंदर पदार्थ डाला गया उसकी चुंबकशीलता दी हुई है तो यहाँ पर उसकी चुंबकशीलता रख दोगे। आपका नेक्स्ट हेडलाइन है कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा, और ये स्थितिज ऊर्जा कौन सी होगी, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। देखिए कुंडली में ऊर्जा क्यों संचित हो जाती है, स्वप्रेरण की घटना में जब आप क्या करते हैं, यहाँ पर वैद्युत धारा I प्रवाहित करते हैं, तो आप जानते हैं यहाँ पर स्वप्रेरण की घटना के कारण एक वैद्युत धारा स्वयं प्रेरित होती है, और वो वैद्युत धारा इस मुख्य धारा का क्या करती है, विरोध करती है। इसको मतलब अगर ये बढ़ना चाहती है, ये बढ़ करके जितना करंट यहाँ से निकल रहा है, मान लीजिए सेल यहाँ पर पूरा करंट दे रहा है I0, तो ये पूरा करंट फ्लो नहीं हो पाता है, अर्थात इसके बढ़ने का ये विरोध करती है, कौन, प्रेरित धारा। फिर भी ये करंट जो है अपने उच्चतम मान तक पहुंच ही जाता है, मतलब जो हमारी मुख्य धारा है इसके परिवर्तन का कौन विरोध करता है, प्रेरित धारा। फिर भी हमारा ये जो मुख्य करंट है ये अपने उच्चतम मान तक जितना होना चाहिए I0 का मान, वहां तक ये पहुंच ही जाता है। तो इसके उच्चतम मान तक पहुंचाने में सेल जो है इसको वर्क करना पड़ता है, इसको उच्चतम मान तक पहुंचने में एनर्जी कौन देता है, सेल। सेल क्या करता है, आवेश को धक्का मारता है, आवेश को प्रवाहित होने के लिए क्या करता है, ऊर्जा देता है। सेल आप हाई स्कूल में पढ़े होंगे कि सेल क्या करता है कि किसी भी परिपथ में आवेश को प्रवाहित होने के लिए ऊर्जा देता है, और जब इसमें आवेश प्रवाहित होगा तभी तो वैद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सेल किसी भी परिपथ में वैद्युत धारा को प्रवाहित होने के लिए ऊर्जा देता है। तो ये जो मुख्य धारा है इसको अपने उच्चतम मान तक पहुंचना है, जबकि जो प्रेरित धारा है वो इसका विरोध कर रही है। तो इसको अपने उच्चतम मान तक पहुंचने के लिए सेल को कार्य करना पड़ता है, अर्थात सेल को आवेश को प्रवाहित करने में ऊर्जा देनी पड़ती है, और यही जो सेल द्वारा दी गई ऊर्जा है या कह लो सेल द्वारा किया गया कार्य है, ये कुंडली में संचित हो जाता है स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो इसकी कोई और डेफिनेशन नहीं है, आप क्या बताएंगे कि स्वप्रेरित की घटना में जो मुख्य धारा प्रवाहित होती है, उत्पन्न प्रेरित धारा इसका सदैव विरोध करती है। फिर भी मुख्य धारा अपने उच्चतम मान I0 तक पहुंच ही जाती है। किसी भी परिपथ में जो उच्चतम मान धारा का होता है उसको हम I0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है।
तो फिर भी मुख्य धारा अपने उच्चतम मान तक पहुंच ही जाती है। इसको अपने उच्चतम मान तक पहुंचाने के लिए सेल को कार्य करना पड़ता है। सेल को कार्य किस पर करना पड़ता है? आवेश को धक्का मारने में। जब आवेश आगे बढ़ेगा, प्रवाहित होगा, तो ये मुख्य धारा भी अपने मान तक पहुंच ही जाएगी। यह सेल द्वारा किया गया कार्य कुंडली में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो इसका मतलब हमको अगर कुंडली की स्थितिज ऊर्जा निकालना है तो हमको निकालना होगा सेल द्वारा किया गया कार्य। तो यहाँ पर सेल द्वारा किया गया कार्य आपको निकालना है। सेल द्वारा किया गया कार्य, तो सेल द्वारा किया गया कार्य अब कैसे कार्य निकालेंगे? मान लीजिए कि बहुत सूक्ष्म आवेश dq आवेश को प्रवाहित करने में सेल को dw कार्य करना पड़ रहा है। माना कि सेल को बहुत ही सूक्ष्म आवेश, देखो प्रवाहित धारा को करना है, लेकिन वैद्युत धारा से पहले कौन प्रवाहित होगा? आवेश। तो माना अति सूक्ष्म आवेश dq को प्रवाहित करने में सेल को dw कार्य करना पड़ता है। तो आप एक फार्मूला पढ़ के आए हैं, w बराबर qv, पढ़ा है हाई स्कूल में। Q आवेश होता है, V होता है यहाँ पर वोल्टेज। तो यहाँ पर वोल्टेज की जगह लिया जाएगा प्रेरित वैद्युत वाहक बल। यहाँ पर लिया जाएगा W बराबर Q तो आवेश होगा, लेकिन जहाँ पर V लेते थे वहां पर क्या लेंगे? E लेंगे। जो यहाँ पर वोल्टेज होगा वो कौन सा होगा? प्रेरित वैद्युत वाहक बल होगा। और Q कौन सा लेंगे? ये dq, जो छोटा सा आवेश यहाँ पर प्रवाहित किया जा रहा है। समझ पाए फार्मूला कि किया गया कार्य W बराबर QV होता है। V की जगह हम यहाँ पर क्या लेंगे? E लेंगे। प्रेरित वैद्युत वाहक बल, उसका मात्रक क्या है? वोल्ट है। और आवेश जो यहाँ पर लिया जा रहा है उसकी जगह हम क्या ले लेंगे? dq लेंगे। तो यहाँ पर हमारा dw बराबर आ जाएगा E और dq। अब यहाँ पर हम ये E माइनस का लेंगे, क्यों? क्योंकि कार्य जो है वो प्रवाहित वैद्युत धारा के विरुद्ध करना पड़ रहा है। जब भी किसी के विरुद्ध सेल को कार्य करना पड़ रहा है, किसी को अपोज कर रहा है, ये जो है सेल की जो धारा है, ये जो प्रेरित धारा है उसको अपोज कर रही है, उसको मतलब उसका विरोध कर रही है। तो हमको यहाँ पर जो कार्य प्राप्त होगा वो क्या होगा? माइनस का प्राप्त होगा। इसलिए यहाँ पर माइनस E dq हो जाएगा। ये पहली लाइन क्या समझ पाए? पहली लाइन सही, आगे फिर इजी हो जाता। पहली लाइन यहाँ से आएगी W बराबर QV, V की जगह E और Q की जगह dq, अति सूक्ष्म आवेश। अब यहाँ से अभी फार्मूला पढ़ के आए हैं, यहाँ से देखिए पढ़ा था L इक्वल टू माइनस E अपान डेल्टा I अपान डेल्टा टी। अगर यहाँ से हम E का मान निकालें तो निकलेगा माइनस L डेल्टा I अपान डेल्टा टी। तो यही हम मान रख देंगे, E बराबर हम रख देंगे माइनस L डेल्टा I अपान डेल्टा टी, इसमें रख दीजिए। तो dw बराबर, देखो माइनस पहले से लगा है, एक माइनस ये और आ रहा है यहाँ पे, माइनस L डेल्टा I अपान डेल्टा टी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? dq। dw इक्वल टू ये प्लस का हो जाएगा L डेल्टा I, या हम देखो dq लिया है तो यहाँ पर हम di कर लें। अगर हमने यहाँ पर dq आवेश लिया है तो डेल्टा को हम क्या कर ले? d कर ले। ये छोटे से मान को रिप्रेजेंट करता है केवल, ठीक। अब ये जो dt है यहाँ पर di कर लिया, ये जो dt है इसको dq के अपान में लिख लीजिए। dq अपान क्या कह रहा? कोई कह रहा कुछ गलत हो गया, क्या बोल रहे? गलत हो गया। अब देखिए ये आवेश बटे समय I बराबर क्या होता है? Q अपान T। तो अगर डेल्टा T समय में dq आवेश प्रवाहित हो रहा है तो इसमें प्रवाहित धारा I बराबर Q अपान T होता है। तो इसका मान dq अपान dt बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर I के बराबर हो जाएगा। तो dw बराबर हो जाएगा L di, ये वाला हो गया, और dq अपान dt का मान हो जाएगा I। इसमें प्रवाहित वैद्युत धारा अगर डेल्टा T समय में या dt समय में dq आवेश प्रवाहित हो रहा है तो इसमें प्रवाहित धारा I बराबर dq अपान dt। फार्मूला होता है I बराबर q अपान t। तो वहीं से ये अगर डेल्टा सूक्ष्म मान है तो ये भी सूक्ष्म मान है, तो I हो गया dw इक्वल टू L I, और यहाँ पर हो गया di। अब हम कहें ये तो थोड़ा सा वर्क निकला है यहाँ पर, जब सूक्ष्म आवेश प्रवाहित हो रहा है dq। अब अगर धारा को 0 से लेकर के पहुंचाना है कहां तक? 0 तक। धारा का मान बढ़कर जाना कहां तक चाहिए? 0 से I0 तक, उच्चतम मान तक पहुंचना है। अतः वैद्युत धारा को 0 से I0 तक पहुंचने में किया गया कार्य, आपने अति सूक्ष्म आवेश और बहुत ही सूक्ष्म धारा के लिए डेरिवेशन यहाँ पर किया था कि बहुत ही थोड़ा सा कार्य
होगा ये थोड़ा सा आवेश प्रवाहित किया जाए। अब जब आवेश प्रवाहित होगा तभी थोड़ी सी सूक्ष्म वैद्युत धारा प्रवाहित होगी। अब लास्ट में हमको इंटीग्रेट करके मान क्या निकालना है कि फिर 0 से अगर I0 तक धारा को पहुंचना है तो फिर कितना कार्य करना पड़ेगा। तो इसी को हम इंटीग्रेट कर देंगे dw, और यहाँ पर इंटीग्रेशन पे लिमिट क्या लगेगी 0 से I0 L I DI। यहाँ पर देख लीजिए जब dw यहाँ पर इंटीग्रेट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा w, यहाँ पर di है तो केवल I का इंटीग्रेशन होना है, L कांस्टेंट यहाँ पर हो गया। इंटीग्रेशन 0 to I0 I DI w इक्वल टू L। यहाँ पर अगर x होता यहाँ dx होता तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता x स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, जो बायो स्टूडेंट्स हैं ये आप ऐसे समझ लें कि x dx अगर होता है तो इसका अवकलन हो जाता है x स्क्वायर बाई 2। यहाँ पर I DI है तो इसका हो जाएगा I0 है ना, नहीं I है केवल, तो I स्क्वायर अपॉन 2, और ये लिमिट यहाँ लिख दी जाती है ऐसे, पीछे भी आप कर चुके हैं इस प्रकार से। अब पहले यहाँ पर अपर लिमिट रखते हैं, तो अपर लिमिट कितनी है I0 का स्क्वायर बाई 2, और उसके बाद माइनस लगाते हैं और लोअर लिमिट यहाँ रखते हैं तो क्या हो जाएगा 0। तो ये आ गया W किया गया कार्य, और इसी को कहते हैं कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा U। तो U बराबर आ गया L I0 स्क्वायर अपॉन 2, ये कुंडली में संचित स्थिति जो इस पर भी अगर आपके न्यूमेरिकल आते हैं तो बहुत इजी से होंगे। उसमें दिया होगा कि प्रवाहित धारा का उच्चतम मान और स्वप्रेरकत्व दिया होगा, आपको संचित ऊर्जा निकालनी होगी। ठीक, तो बहुत इजी न्यूमेरिकल। आपको बस यहाँ पर पहली लाइन समझना थोड़ा सा कठिन होगा कि ये यहाँ से W बराबर QV से आया है, V वोल्टेज होता है, यहाँ पर E वोल्टेज है, और Q की जगह थोड़ा सा आवेश तो थोड़ा सा कार्य। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर फिर पूरा कार्य कितना करना पड़ेगा, अगर आवेश को हम 0 से कहाँ तक ले जाए, हाईएस्ट उच्चतम आवेश अर्थात उच्चतम धारा तक, तो इंटीग्रेट करके उसका निकालना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है।